अचीवमेंट ऑफ द अर्ली पेशवाज में आज बाजीराव प्रथम इसका टाइम 1720 से 1740 तक है। 1720 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। यद्यपि वह केवल 19 वर्ष का युवक था, परंतु उसकी सूझबूझ अद्भुत थी। उसे अपने पिता से कूटनीति तथा प्रशासन में बहुत प्रशिक्षण प्राप्त था। बाजीराव के सम्मुख कार्य बहुत कठिन था। दक्षिण के निजाम उसके चौथ तथा सरदेश मुखी प्राप्त करने के अधिकार को चुनौती दे रहा था। स्वराज का एक बड़ा भाग जंजीरा के सिद्धियों के अधीन था। शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के शंभूजी शाहू की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे तथा अन्य मराठा सरदार स्वायत्तता प्राप्त करना चाहते थे। बाजीराव ने सफल खिलाड़ी की नाई इन सब गुत्थियों को सुलझा लिया। उसने दक्कन में अपनी सर्वोच्चता पुनः स्थापित कर ली और उत्तर विजय की योजना बनाई। उसने मुगल साम्राज्य के भावी पतन से मराठों के लिए लाभ उठाने का निश्चय किया। शाहू को इन शब्दों में ललकारा, क्या अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त करें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। शाहू इस तरुण पेशवा की ललकार से प्रभावित हुआ और बोले, नहीं, आप निश्चय ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। आप सत्य ही योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। बाजीराव ने हिंदू पदपाशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया ताकि अन्य हिंदू राजे इस योजना में मुगलों के विरुद्ध इनका पक्ष ले और साथ दें। निजाम से संबंध आसफ जहां निजाम उल मुल्क जो 1713 से 1715 और 1720 से 1721 तक दक्कन का वायसराय रह चुका था, 1724 में दक्कन में विराजमान हुआ। चूँकि वह स्वयं एक स्वायत्त राज्य बनाना चाहता था, वह मराठों से ईर्ष्या करता था। उसने इस प्रश्न को हल करने के लिए कूटनीति अपनाई। यह जानते हुए कि वह मराठों के देश में जीत नहीं सकता, उसने कोल्हापुर गुट को प्रोत्साहित कर मराठों के बीच फूट डलवाने का प्रयत्न किया। 1725 में बाजीराव कर्नाटक गया हुआ था तो उसने शंभू जी की सैनिक सहायता की और शाहू को अपनी अधीनता स्वीकार करने में लगभग सफलता प्राप्त कर ली। परंतु पेशवा ने लौटकर इस बिगड़ी स्थिति को संभाल लिया और 7 मार्च 1728 को पालखेड़ के समीप निजाम को करारी हार दी। उसे मूंगी शिवा गांव की संधि मानने पर बाध्य कर दिया, जिसके अनुसार निजाम ने शाहू को चौथ तथा सरदेश मुखी देना
शंभू जी को सहायता न देना, विजित प्रदेश लौटाना तथा बंदी छोड़ देना स्वीकार किया। निजाम को इस हार से दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और उनका पूर्व तथा दक्षिण में प्रसार करना अब केवल समय का प्रश्न था। गुजरात तथा मालवा विजय। गुजरात तथा मालवा विजय 1573 में अकबर की गुजरात विजय के पूर्व ही गुजरात भारत तथा पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। 1705 में खंडेराव दाभाडे के नेतृत्व में मराठों ने गुजरात पर एक धावा किया था। सैयद हुसैन अली और विश्वनाथ के बीच हुई बातचीत में मराठों ने गुजरात से भी चौथ प्राप्त करने का अधिकार मांगा था, परंतु वे असफल रहे थे। इसके पश्चात मराठों ने गुजरात पर अनेक अभियान किया तथा कई जिलों से चौथ ली। मुगल शासन लुप्त प्राय हो गया था। 1730 के मार्च मास में मुगल सूबेदार सर बुलंद खान ने बाजीराव के छोटे भाई चिमना जी के साथ संधि की, जिसमें मराठों का चौथ तथा स्वदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार स्वीकार कर लिया। परंतु मुगल अधिकार की अंतिम कड़ी 1753 तक नहीं टूटी। 1753 तक नहीं टूटी। मालवा उत्तर भारत तथा दक्कन को जोड़ने वाली एक कड़ी थी। दक्कन तथा गुजरात को जाने वाले व्यापारी वहां से गुजरते थे। मराठों ने महाराष्ट्र में मुगलों के अधीन आक्रमणों के प्रतिकर के रूप में मालवा पर 18वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में आक्रमण करने आरंभ कर दिए थे। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में मालवा से चौथ इत्यादि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया, जो कूटनीति तथा बातचीत द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता था। वह बाजीराव ने जो बातचीत द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता था, उसे वह बाजीराव ने बाहुबल से प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बाहुबल से प्राप्त करने का उदाजी पवार तथा मल्हार राव होलकर ने आक्रमणों से मुगल सत्ता की जड़ें उखाड़ डाली। मुगल सत्ता की जड़ें उखाड़ डाली। सवाई जय सिंह, मोहम्मद खां बख्शा तथा जय सिंह जैसे मुगल सूबेदार मराठों के आक्रमणों को रोकने में असफल रहे। 1735 में पेशवा स्वयं उत्तर की ओर बढ़े। मालवा पर मुगलों की सत्ता लुप्त प्राय हो गई थी। बुंदेल विजय। बुंदेलखंड विजय। बुंदेले राजपूतों का एक कुल थे। वे मालवा के पूर्व में यमुना तथा नर्मदा नदी के बीच पहाड़ी प्रदेश में राज्य करते थे। उन्होंने अकबर, जहांगीर तथा औरंगजेब का तत्काल विरोध किया था। बुंदेलखंड इलाहाबाद की सूबेदारी में था। जब मोहम्मद खां बंगश इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ, तो उन्होंने बुंदेलों को
समाप्त करने की ठानी। उन्हें कुछ सफलता मिली और उन्होंने जैतपुर जीत लिया। बुंदेल नरेश छत्रसाल ने मराठा सेना की सहायता मांगी। 1728 में मराठों ने बुंदेलखंड के सभी विकसित प्रदेश मुगलों से वापस छीन लिए। कृतज्ञ छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया तथा कालपी, सागर, झांसी तथा हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट किया। दिल्ली पर आक्रमण तथा भोपाल का युद्ध। उत्तरी बुंदेलखंड पर आक्रमणों में मल्हार राव होलकर के अधीन एक मराठी टुकड़ी ने यमुना नदी पार की तथा अवध पर आक्रमण कर दिया। सादत खान की बहुसंख्यक घुड़सवार सेना के कारण उन्हें लौटना पड़ा। सादत खान इसका एक अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मुगल सम्राट को भेज दिया। पेशवा ने सम्राट को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। केवल 500 सवारों के साथ जाटों तथा मेवातियों के प्रदेश को विद्युत गति से लांघता हुआ बाजीराव दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा? 29 मार्च 1737 को। मुगल सम्राट ने दिल्ली से भागने की तैयारी कर ली। बाजीराव दिल्ली केवल 3 दिन ठहरा, परंतु सादत खान और मुगल सम्राट के खोखलेपन का स्पष्ट प्रदर्शन हो गया। ऐसे समय में जब मुगल सम्राट मराठों को अतिरिक्त रियायतें देने की सोच रहा था, निजाम ने सम्राट को उबारने का प्रयत्न किया। निजाम पहले ही मराठों की सैनिक शक्ति चौथ प्राप्त करने से दुखी था। उसने भोपाल में मराठों से टक्कर ली, हार खाई तथा संधि करने पर बाध्य हुआ। परिणाम स्वरूप निजाम पेशवा को सम्राट से मालवा दिलवाने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त चंबल तथा नर्मदा के बीच के प्रदेशों पर पूर्ण मराठा अधिकार स्वीकार किया, जिसकी पुष्टि सम्राट से हो गई थी, तथा 50 लाख रुपया की क्षतिपूर्ति के लिए भी दिया। इस प्रकार मराठों को मालवा मिल गया। निजाम को पूर्ण रूपेण नीचा देखना पड़ा। पूर्ण रूप नीचा देखना पड़ा तथा मराठा शक्ति की सर्वोच्चता स्वीकार करवा ली। मुख्य बात यह थी कि उत्तर में मराठा शक्ति का उदय हुआ। बाजीराव का मूल्यांकन। बाजीराव एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ, राजमर्मज्ञ तथा राज्य निर्माता था। वास्तव में वह एक कर्मठ व्यक्ति तथा पूर्ण योद्धा था। अपने पेशवा काल के 20 वर्षों तक वह गतिशील रहा। बढ़े चले जा रहे हैं और युद्ध जीत रहे हैं। उन्हें लोग लड़कू पेशवा के रूप में ही स्मरण करते हैं। सत्य ही वह शक्ति का अवतार था। वह तोपखाने के क्षेत्र में मराठों की कमजोरी को जानता था और इसलिए वह शत्रु के सम्मुख आकर युद्ध कम करते थे। प्रायः शत्रु ही रसद तथा संभरण काट देते थे और उसे झुकाने में सफल हो जाते थे। पालखेड़ तथा भोपाल में उन्होंने इसी नीति को अपनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लेक्चर सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा, टीजीटी, पीजीटी
नेट, जेआरएफ, एनडीए, सीडीएस, पीसीएसजी तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।